जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। कैसे सभी? बढ़िया, शानदार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में। और चलते हम लोग आज एमटीएस मॉक टेस्ट का। आज 12वां दिन हम लोग का है। ठीक है, डेली आपका प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, पता है सभी को? बताइए, सभी को पता है कि नहीं पता है? क्लियर है? 2023 का जो एमटीएस हमारा है, जिसका टारगेट हमें मॉक टेस्ट लेके चलना है, पता है सभी को ना कि आज 12वां दिन होने वाला है। डेली क्लास कर रहे हैं सभी लोग? बताइए, कोई दिक्कत है भाई सब क्लास करने में? डेली क्लास कीजिए, मन से कीजिए। ठीक है, जितना भी समय बच रहा है आपके लिए डेली मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। डेली 7 PM टाइमिंग पता है आपको, है ना? तो चलिए जल्दी से आ जाइए, शेयर करके सभी के पास वीडियो। ठीक है, लिंक शेयर करके आ जाइए ताकि सभी के पास मॉक टेस्ट जो विद्यार्थी इधर उधर भटक रहे हैं, स्टूडेंट इधर उधर भटक रहे हैं, यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, तो आज हम लोग का 12वां दिन है मॉक टेस्ट का। चलिए, तो पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा। ठीक है, हाँ भाई, चलिए, तो पेपर पे लेके बैठ जाइएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत मस्त मस्त सवाल। आज का डेली तो आपका मस्त मस्त सवाल रहता ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक है, आप डेली लगाते ही होंगे, तो आज भी बहुत शानदार सवाल रहने वाला है। तो आप लोग एकदम पेपर पे लेके बैठ जाइए, शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको प्रॉफिट होने वाला है। ये नहीं कि आए 2-3 सवाल देखे चले गए। अरे भाई, सवाल ही ना है ना, सवाल ही है। आप स्पीड में कीजिए, उसको स्पीड करके वीडियो देखिए, आपके लिए फायदामंद रहने वाला है ना? जितना हम कोशिश करते हैं प्रीवियस ईयर के भी इंक्लूड इसमें करवे करते हैं आपके लिए। ठीक, तो उसी तरह से हम क्या करना चाहिए, शुरू से लास्ट तक बने रहिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि आपको डेली जबरदस्त प्रैक्टिस मिल रहा है, इंग्लिश मैथ सभी का विषय का। ठीक है, और आपका क्या बोल सीएचएसएल का भी डाला गया है प्रैक्टिस सेट, वहां भी देख सकते हैं। तो जहां से फायदा मिले आपको वहां से प्रॉफिट उठाते जाइए यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे इतना मोस्ट आपको बेस्ट मॉक टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म छोटा है लेकिन आपको अप्रोच बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन की ओर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का सवाल है भाई साहब, चलिए आप लोग भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे पढ़िए। सवाल है, एक त्रिभुज के कोनों का माप, सॉरी, देखिए, एक त्रिभुज के कोनों के माप का अनुपात 3:4:8 है। तीनों कोनों में से सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? है ना? अब यहाँ पे आपको हम मेंसुरेशन ज्योमेट्री तो पढ़ा नहीं रहे हैं भाई कि पूरा एकदम त्रिभुज उर्भुज बना के, है ना? वैसे तो करना है नहीं, मॉक टेस्ट है, जितना जल्दी कीजिए वही फायदा है। ठीक है, एग्जामिनर आपको अप्रोच नहीं देख रहा है किस तरह से बना रहे हैं, वहाँ ऑब्जेक्टिव है, जितना जल्दी कीजिएगा वही ठीक है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे त्रिभुज के कोनों के माप का अनुपात कितना है भाई? 3:4:8 है, यानी कि 3:4:5 है। भाई अनुपात लगा है, रेशियो लगा है, शुरू से आपको बताते हैं कि इसके साथ कोई आपका कोई कोई भी अल्फाबेट का वैल्यू उठा लीजिए, एक्स वाई जेड ए बी कुछ भी, है ना? तो अगर यह 3x कर देते हैं, ठीक है, एक्स लगा लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन लगा लीजिए 3x 4x 5x। अच्छा, क्या चीज का योग है भाई? कोनों के माप का अनुपात दिया हुआ है। अच्छा, कोनों के माप जो होता है त्रिभुज के, ये तीनों त्रिभुज है हमारा, सॉरी ये त्रिभुज है, ये तीनों कोण है इसका, है ना? तीनों कोण है, तो तीनों कोनों का अगर माप पूछे हम, मान लिया अल्फा है बीटा है गामा है, तो तीनों कोनों का माप क्या होता है भाई? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाता है? 180 डिग्री, है ना? कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या 3x 4x 5x है, 3x 4x 5x है, तो तीनों का योग पूछे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू कितना आएगा भाई? इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का माप कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है ना? अब 180 डिग्री आ गया हमारा, आप सब जोड़िए, 5 4 9 3 12, यानी कि 12x इक्वल टू 180। अब x बराबर कितना हो जाएगा सर? तो 15, यानी कि x का मान कितना आ गया? 15 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है बताइए? हमसे पूछ रहा है कि छोटे कोण का माप बताइए। अच्छा बताइए, यहाँ पे 3x 4x और 5x में सबसे छोटा कौन है बताइए? अरे भाई 3 4 5 है, बताइए ना कौन छोटा है? तो 3 है, और 3 के साथ क्या लगा? 3x लगा है। अब x का मान 15, यानी कि 3 × 15 कितना आ जाएगा हमारा? तो 45 आ जाएगा। भाई 5 4 9 3 15, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिए यहाँ पे, यहाँ 5x नहीं है भाई। एक सेकंड देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना है? 8 है ना? 8 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? तो 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पे भी 8x हो जाएगा, है ना? कितना? 8x। अब यहाँ देखा जाए तो 8 7 15, चलिए यहाँ से मिटा ही देते हैं। 8 7 कितना भाई? 15 हो गया हमारा। तो 15x इक्वल टू 180, और x इक्वल टू कितना आएगा? 12 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना आ गया? 12 डिग्री। 12 डिग्री आ गया। सबसे छोटा कौन है? यानी कि 3x का मान पूरा था, 3 × 12 बराबर कितना?
36 डिग्री, है ना। 36 डिग्री जो आपका है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे चले। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए। क्लियर है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 8 मान रखा गया था भाई, यहाँ पे 8 है ना, 5 मान रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कोण का मान पूछा 36 डिग्री, यानी कि बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट उत्तर, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए सवाल है, बोर्ड मास का सवाल है। अब इसको सक्सेस तरीका क्या है सर, शुरू से लास्ट तक करते हैं, जिधर से मिला आपको सुविधा उधर से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 का यानी कि 9 गुने 3 27 प्लस 6 कीजिए और 7 चौक 28 माइनस 28 कीजिए, है ना। अब 7 6 33 और 33 में से 28 है कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि टोटल का मान है कितना दे रहा है हमें, 5 दे रहा है। कितना दिया भाई, 5 दिया, या 5 लिख दो, कोई दिक्कत। कितना दिया हमारा, 5 दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 5 है ना। और 7 को 28 होगा, और यहाँ पे 9 27, 27 से 6 33, 33 में से 28 है कितना बचा आपका, 5 बच गया, प्लस में रहेगा, है ना, 33 बड़ा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको कीजिए 7 4 11, अब 11 में से 5 है कितना बच गया भाई, 6 बच गया। यहाँ तक क्लियर है ना। 6 भाई, अब 16 में से 6 गया, फिर तो 16 में से 6 गया कितना बच गया, 10 बच गया। अब 10 अगर कोर्स से बाहर निकलेगा तो 10 में 8 जोड़ना है, यानी कि 10 प्लस 8 कीजिएगा कितना आ जाएगा भाई, तो 18 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बताइए दिक्कत है किसी को। चलिए आगे चले, अगला सवाल देखिए। 8,127 यानी कि 81 27 को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, आपसे पूछ रहा है, बताइए। बताइए भाई, चलिए। चलिए बताइए भाई, क्या है हमारा, 81 27 अंक है। इसको ऊपर के 8 से डिवाइड करने पर बताइए कि शेषफल क्या होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तो 4 अंक है तो चाहिए तो आप पूरा से भी डिवाइड लगा लेंगे, लेकिन यहीं पे 2 3 1 5 ऐसे रहता था, क्या पूरा के डिवाइड लगाते हैं, बताइए। संख्या संख्या ठीक है, हमारा यहाँ तक है। हम बोले कि इसमें 4 अंक और लगा दे, तो क्या पूरा में डिवाइड कीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा डिवाइड करने के लिए, नहीं। चाहे अंक कितना भी रहे, 8 से रूल हमारा होता है बाबू कटने का तरीका। 8 से रूल क्या होता है तरीका, कि अंकी के 3 डिजिट, ठीक है, अंतिम के 3 डिजिट हमारा अगर 8 से कट जाता है तो पूरी संख्या जो हमारा 8 से कट जाएगा। अब 3 डिजिट कितना है भाई, 127। अब 127 को 8 से डिवाइड कीजिए, तो 8 से डिवाइड कीजिएगा तो बताइए, 8 है कम 8, 4 आ गया, 47 आ गया। अब 8 बचे 40, ठीक है, 40 कट जाएगा, यहाँ कितना बच गया भाई, तो 7 बच गया। रिमेनिंग कितना है, 7 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट उत्तर। बताइए, अगर पूरा भी करते तो वही बात होता, 8 से 8 कट ही जाएगा इसमें। अब यहाँ की जगह कितना बचेगा, 8 का 8 4 47 बचा, 40 कटता है, बचा कितना 7, 8 से 40 ना कटता है भाई, तो 7 बचेगा ना, बात बराबर है। हम बोलेंगे क्या कि अंतिम के 3 डिजिट, क्यों, क्योंकि संख्या तो बहुत बड़ा रह सकता है भाई, तो क्या करना, अंतिम के 4 डिजिट लगा देना, ठीक। अगला सवाल, चलिए देखिए यहाँ पे, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी होगी। अब बताइए यहाँ पे, रेलगाड़ी वाला सवाल आपको पहले भी बताए हैं कि जैसे ही प्लेटफॉर्म की बात करें या ट्रेन की बात करें, तो उसका जो डिस्टेंस होता है उसमें ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों होती है, बताए थे आपको। चलिए तो उस तरह से बात करते हैं हम, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि भाई 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अच्छा रेलगाड़ी की लंबाई क्या हमारा है, नहीं पता है। अब जब तक रेलगाड़ी की लंबाई नहीं होगा टोटल डिस्टेंस कैसे पता होगा, है ना। तभी तो उसमें जोड़ेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्या बोले कि जैसे ही प्लेटफॉर्म को पार करे, ये प्लेटफॉर्म मान लीजिए, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है हमारा, ठीक है, जैसे ही इसको पार करेगी ट्रेन ना, ये हमारा ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक। अब जैसे ही इसको पार करेगी प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन की लंबाई भी आएगा इसमें और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आएगा, यानी कि टोटल आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या समझा आप बताइए। यहाँ कहने का मतलब यही है भाई, जब भी आपका प्लेटफॉर्म पार करने की बात आता है तो ट्रेन की लंबाई भी और उसमें रेल प्लेटफॉर्म की लंबाई भी रहती है। अब डिस्टेंस नहीं पता हमको, मान लिया कि टोटल डिस्टेंस जो हमारा है, अच्छा ट्रेन की लंबाई, सॉरी, ट्रेन की लंबाई निकालना ना, तो मान लिया कि ट्रेन की लंबाई जो हमारा हो गया, ट्रेन की लंबाई टी एल हमारा एक्स है, एक्स क्या है, मीटर होगा। अच्छा किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है कि मीटर में, मीटर में है, चलिए मीटर हो गया, ठीक है, एक्स मीटर हो गया हमारा। अच्छा एक्स मीटर हो गया, तो जब पहले बार जब प्लेटफॉर्म का पार करेगा तो कितना भाई, एक्स प्लस 400 मीटर पहले बार।
और दूसरा बार जब पार करेगा तो x प्लस 600 मीटर। एक क्या हमारा आया, ये हमारा भाई आ गया टोटल डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस आ गया, ये d1 d2 यानी कि डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 आ गया हमारा। ठीक है, डिस्टेंस क्या बताएं कि जो दूरी होता है करेगी हमारे, उसमें ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों रहेगी। ट्रेन की लंबाई अगर x माने हैं हम, तो इसमें पहला बार प्लेटफॉर्म 400 मीटर लंबा था, 400 जोड़ दिए, दूसरा बार 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, तो इसमें 600 मीटर जोड़ दिए। ठीक, अब क्या है सर कि पहली बार जब पार कर रहा है कितना है भाई, तो पहली बार हमारा 50 सेकंड पार कर रहा है और दूसरा बार 60 सेकंड में पार कर रहा है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए चाल कितनी होगी इसकी, तो चाल वाला क्या होता है भाई, दूरी बटा समय, चाल वाला दूरी बटा समय। अब पहला बार जो है तो x प्लस 4, पहला डिस्टेंस जो हम निकालेंगे, पहला चाल निकालेंगे, x प्लस 400 बता टाइम कितना है 50 सेकंड, बराबर दूसरा जो डिस्टेंस है x प्लस 600 बटा 60 सेकंड। ठीक, इसको 5 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा भाई, तो 6x प्लस 2400 बराबर 5x प्लस 3000, है ना। यानी कि यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 600, x इक्वल कितना आएगा 600। अब x इक्वल टू 600 है क्या है हमारा भाई, तो हम x माने थे किसको, ट्रेन की लंबाई को, यानी कि 600 मीटर जो हमारा ट्रेन की लंबाई तो आ गया। अब 600 मीटर देखिए कहाँ है, अब 600 मीटर एक ही ऑप्शन में है, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी ए मार सकते हैं। अगर मन है कि 72 किलोमीटर पर घंटा स्पीड भी निकाले तो स्पीड भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सीधा आंसर 600 मीटर वाला मार सकते हैं। अच्छा भाई, कहने का मतलब स्पीड कैसे निकलेगा भाई, तो स्पीड यहाँ से निकालिए, स्पीड तो दोनों तो ही ना है, स्पीड ना है यहाँ, स्पीड निकालें। x प्लस 400 बटा 50 कीजिए, अब x प्लस 400, x की जगह 600 रखिएगा तो 6 4 10, यानी कि 1000 बटा 50 आएगा। कितना आएगा, अब देखिए चाल निकाल लीजिए, 1000 बटा 50 आएगा, काटेंगे तो 5 और 5 गुना के 10, 20 आएगा। अब 20 का बचिए भाई मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, आंसर किलोमीटर पर घंटा में है, तो 20 को किलोमीटर पर घंटा बनाने के लिए 18 बटा 5 से गुना, 18 चौ कितना होता है भाई, तो 72, तो 72 किलोमीटर पर घंटा जो आपका आ गया, ये हमारा स्पीड आ गया। ठीक है, चाल आ गया। यानी कि आप नहीं भी निकालते तो ऐसा नहीं होता, आपको निकाल के भी दिखा दिए, चाहे तो आप चाल निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए अगला सवाल, चलिए भाई। चलिए देखिए, 2 सेंटीमीटर धार त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा। अब त्रिज्या हमारा है, यानी कि रेडियस की बात कर रहा है, रेडियस कितना है, तो 2 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट कितना है भाई, तो हाइट है हमारा सर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ क्या रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि सरफेस एरिया पूछ रहा है किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर का सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2 पाई r h, जिसमें बोल रहा है कि पाई का मान कितना रखना है, तो पाई का मान रखना है 3.14। अब 2 पाई r h, चलिए 2 गुने पाई के मान 3.14 गुने एच हमारा कितना भाई 6 है। अब 6 में 200 गुना करेंगे 12 आएगा, 12 गुने 3, 2 पाई r h, 2 पाई r h, अच्छा एक दुआ होगा, ठीक है ना, एक दुआ और आएगा भाई, तो 6 दुना के 12 दुना के 24, यानी कि 24 गुने 3.14। अब गुना कीजिए, 24 चौक 96 की 6 आपका 9 आ गया, है ना, 24 से कम 24 और 9 33 की 3 आपका फिर आया कितना 3 आ गया, और 24 से 72 और 3 75, यानी कि कितना आ गया भाई, तो हमारा 75.36 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए अब दो लाइन के गुना भी जबरदस्त तरीका से कर दिए, यानी कि 75.36, 75.36 आंसर आएगा इसका। ठीक है, कहाँ दिक्कत हो रहा है भाई, ठीक है। अच्छा 3.14 लेना है तो जरूरी देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन तो सभी गलत है। ठीक है, पाई के अनुसार देखा जाए तो आंसर जब भी आएगा तो पॉइंट में आएगा, है ना, यानी कि ऑप्शन जो हमारा सभी गलत है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सभी गलत है, हो सकता है टाइप मिस हो गया होगा, है ना। तो हमारा जो ये आंसर आ रहा है 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले, अगला सवाल देखिए, अगला देखिए यहाँ पे शायद इसका जो जिसका इसका जो आंसर था वो लिखना भूल गए, हमें लगता है इसी सवाल का ऑप्शन उसमें भी डाल दिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हमारा आंसर सही आया है। अब पढ़िए, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या क्या होगी आपसे पूछ रहा है। चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का क्या पूछ रहा है भाई,
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर होगा ना। बताइए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि 2 गुने पाई के मान कितना रखना है, 22/7 गुने आर कितना हमारा कुछ नहीं r स्क्वायर। और इधर देखा जाए तो टोटल जो सरफेस एरिया है, सॉरी सरफेस एरिया सिर्फ है ना, हाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा है 1232 है, यानी कि 1232 हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको काटते हैं 2 से, तो कितना बार में 6 6 16 दूना के 32, यानी कि 616 है ना, और कटेगा 1232 है ना, 1232 है। चलिए अब यहाँ कट गया, अब फिर इसको काटिए 2 बार में, 11 दूना के 22, यहाँ काटिए 2 बार में, 308, ठीक है 308 बार में कटेगा। और कहीं दिक्कत हो रहा है क्या, बताइए 1232 है ना, जब 1232 है 1 2 4 करें, अच्छा 2 से काटे तो 6 दूना के 12, 16 दूना के 32 है ना। अब फिर अगर 2 से काटते हैं तो 11 दूना के 22, 308, हमें तो ठीक लग रहा है। भाई कोई दिक्कत है, चलिए 7 से गुणा कीजिए, 7 21, 8 7 56 बराबर 11 गुने r स्क्वायर। अच्छा इसको अगर करते हैं हम, 11 से कटेगा ही, 11 के में 11 देखे थे, 5 2 7 6 एक साथ, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 के में 11, यहाँ कितना गया 10 आ गया है ना, 10 आ गया हमें लगता है। अच्छा ठीक है 10 105 आया, 11 99 है ना, 105 है यहाँ पे, और फिर 11 6 66 बराबर r स्क्वायर। ठीक है, अब r के मान लिखेंगे कितना हो जाएगा, √196, 196 किसका होता है भाई, तो 14 का होता है, यानी कि 14 सेंटीमीटर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई इज द करेक्ट उत्तर। क्लियर है, चलिए ठीक है आगे चले, चलिए अगला सवाल, सवाल पढ़िएगा, एक कलम को 15% लाभ पर 28.75 रुपया में बेचा गया, यदि इसे 25.75 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। चलिए भाई वही कॉन्सेप्ट है जो आपको बताते थे कि 10% पर इनकम बेचा जा रहा है तो इतना का मान इतना है, इतना का मान इतना है, बताते थे आपको है कि सीपी हमेशा 100% होता है, 115% का मान पूछ रहा है, 115 से गुना करना था। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि जब 15% के लाभ पर बेच रहे हैं ना भाई, यानी कि 115 पर बेच रहे हैं, 115 बेच रहे हैं, 115 बेच रहा है तो कितना बेच रहे हैं भाई, तो 28.75 बेच रहे हैं। पूछ रहा है यदि हम 25.75 में बेचे, 25.75 में बेचे तो बताइए कितना का हमें लाभ होगा, है ना, कितना का लाभ हमें होगा। अगर यहाँ देखा जाए तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है 5 से काटेंगे तो 23 5 115, 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, तो 5 से काटिए यहाँ पे तो 50 25 3 37, 7 5 35 और 50 25, 575 आएगा। बताइए तो क्लियर है, बताइए फिर से देख लीजिए यहाँ पे, अगर काटते हैं तो 50 25 3 37 आएगा है ना, तो 7 5 35 2 50 25। ठीक है, अब यहाँ अगर काटते हैं हम, 5 से कटेगा अभी, तो 5 एकम 5 25 75। ठीक है 5 एकम 5 25 75, 5 से काटिए तो 50 25 और 25 दिए 50 25 और 15 5 75 ना, 15 5 75 यानी कि 515। बताइए ठीक है, फिर 5 से इसको काटिए तो 5 दूना के 10 50 25, यहाँ 5 से काटे 5 जगह 5 पचती है 15 103। कहाँ हो रहा दिक्कत भाई बताइए, कहीं काटने में मिस्टेक हो रहा है क्या, 28.75 25.75। अच्छा इसको काटते अगर हम तो 23 25 115 कट रहा है ना, यहाँ 50 25 कटा 3 बचा 37। ठीक है 7 पचे 35, 7 पचे 35 करेंगे तो 2 बचेगा 50 25। ठीक है भाई कहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ 23 पचे 115 होगा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं हम। अब 23 में 103 से गुणा कीजिए, 23 गुने 103 है ना बटा 25। ठीक है अब गुना ऊपर कीजिएगा, 23 कितना होगा 69 हो जाएगा, 69 की 9 आपका कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि 6 भी उतर जाएगा, 23 से कम 23 बटा 25। ठीक है 23 बटा 25 आएगा। अब नीचे 100 बनाने के लिए नीचे 4 से गुना, ऊपर भी 4 से गुना कीजिए, ऊपर 4 से कीजिएगा तो 9 का 36 आपका 3 आ गया, और 6 चौके 24 3 27 अब कितना आ गया 2 आ गया फिर। और यहाँ देखा जाए तो 9 दूना का 18 2 20 है ना, सॉरी देखिए फिर से यहाँ पे गुना अगर करते हैं ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से तो कितना आ जाएगा, 9 चौका 36
6 आपका 3 आएगा। अच्छा सबसे पहले देखा जाए तो पॉइंट वाला तो मान यहाँ आना ही नहीं चाहिए, है ना? पॉइंट वाला मान तो हमें आना ही नहीं चाहिए क्योंकि एकदम आंसर जो हमारा है फिक्स आंसर है। हमें लग रहा है कहीं दिक्कत हो रहा है, एक बार और देख लेते हैं हम, ठीक है? एक बार फिर से सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। बताइए आप लोग कहाँ दिक्कत हो रहा है? देखिए, सवाल पढ़िए, एक कलम को 15% के लाभ पर 28.75 रुपए में बेचा गया। यदि इसे 25.75 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि भाई 115% में बेच रहा है अपने आप में, तो 28.75 बेच रहा है, ठीक है? पॉइंट पॉइंट तो कैसे जाएगा? तो 25.75 में बेचने के लिए कितना उसको लाभ होगा? एक बार डाटा मिला लेते हैं हम, ठीक है? एक सेकंड रुकिएगा। डाटा तो सही है ना? ठीक है, देख लेते हैं, काटे मिस्टेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा 25 से सीधे काटिए। 25 से काटते इसको, 25 से तो कट ही जाएगा, है ना? 25 से काटे, 25 से कम 25 और 3 बच गया 37, फिर 25 से कम 25 और 12 25 25 115। 25 से जो काटते थे, 25 से कम 25, 25 तिया 75। इसको काटते तो कट जाएगा पूरे के पूरे, ठीक है? 103 आया, ठीक है? 103% आया, ठीक है? 103% आया। अब 103% आया तो लाभ कितना है बता सकते हैं आप? 103% में लाभ कितना है बताइए? 103% में लाभ कितना है? जैसे सीपी हो गया अपने आप में 100% होता है, उसमें 3% का लाभ हो रहा है, इसमें सफल हो रहा है, यानी कि 3% आपका लाभ हो गया। यानी कि 3% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना? ऐसे 5 से भी काट दे तो आंसर आता, ठीक है? लेंथी करते हैं, देखिए डायरेक्ट 25 से कट रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे काट देते हैं, बाकी प्रोसेस वही था, है ना? चलिए डाटा चेक किए, डाटा भी सही था। अगला, क्योंकि टाइप मिस तो भी तो हो सकता है ना भाई। चलिए बनाइए, एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर, अच्छा वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 93,051 है, तो 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि 5% चक्रवृद्धि दर पर, अब यहाँ पे हालत खराब हो जाएगा ढेर बच्चों का कि 5% इसमें वार्षिक सर दर, ब्याज दर क्या आ गया सर? तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 5% वार्षिक दर कर रहा है, ब्याज की चक्रवृद्धि दर से कर रहा है। चक्रवृद्धि में क्या करते थे हम लोग? किसी भी रेट का क्या करते थे? सक्सेसिव निकालते थे, 2 बार है, यहाँ पर सक्सेसिव निकालिए। अब 5% के सक्सेसिव क्या होता है बताइए? तो 5% के 2 साल का सक्सेसिव क्या होता है? तो 10.25%, ठीक है? अगर 5% के 3 साल के बात करें तो क्या होता है? 15.7625%, याद कर लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे बात कर रहा है 5% 2 साल के लिए हो रहा है, ठीक है ना? 2 साल के हो रहा है, पूछ रहा है क्या कि बढ़ रही है इसी 5% के रेट से, सक्सेसिव से बढ़ रहा है, चक्रवृद्धि में क्या सक्सेसिव से बढ़ रहा है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या यानी कि अभी की जनसंख्या अगर 93,051 है, तो 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या क्या थी, है ना? आप इसको रेट से बना सकते हैं, सिर्फ 5% क्या होता है? 1/20 होता है, यानी कि 20 से 21 हो रहा है, ऐसे भी बना सकते हैं आप, है ना? लेकिन सबसे बढ़िया मेथड यही है, आप सीधे सक्सेसिव लगाइए। यहाँ देखा जाए सर कि क्या है सर, वर्तमान जनसंख्या इतना है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है, यानी कि वर्तमान जनसंख्या अभी देखा जाए, अभी क्या तो कितना है? 93,051 जो हमारा अभी का जनसंख्या है। अच्छा अभी का जनसंख्या इतना क्या है हमारा? ब्याज से बढ़ रहा है, यानी कि अगर 100% होगा उस पे कितना का रेट अभी लग रहा है? यानी कि ब्याज से बढ़ रहा है तो 10.25 से, यानी कि 100 और 10.25 यानी कि 110.25% का मान हमसे पूछ रहा है। 100% का तो 100% का निकाल दीजिए, यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ और आएगा। अब काट के देखिए, यहाँ पे बड़ा तगड़ा वैल्यू है, काटिए यहाँ पे। चलिए 25 से काटते हैं अगर हम, तो 25 से काटिए, तो 25 चौका 100, यहाँ 10 आया, यानी कि 102, फिर 25 चौका 100, 25 से कम 25, यहाँ अगर काटते हैं तो 25 चौका 100 और फिर 400, ठीक है? और कटेगा भाई बताइए, और कटेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको काटते अगर हम, तो 441 दूना के कितना आएगा बताइए? तो 882, 882 हटाते हैं तो 82 और 8, 890 और 10, 900 हो जाएगा, यानी कि 10 इधर और 8, 18 और 30, 48, तो 48 आया तो कितना बचेगा? 485, फिर एक बार में लगाएंगे तो 441 आएगा, और फिर एक बार में लगाएंगे तो 211 बार में कटेगा, ठीक है? यानी कि 211 में टोटल कट गया हमारा। अब 211 गुने क्या करेंगे भाई? 211 गुने 400 करेंगे, इसको करना करिए गुना, तो डबल जीरो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, यानी कि 84,400, 84,400, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? बताइए
कितना जबरदस्त सवाल था, मात्र 2 लाइन आप लोग बना दिए। अब सक्सेसिव लगाते, सक्सेसिव देखिए जिसको याद है उसके लिए सिंपल है भाई, 5% का सक्सेसिव भी बता दें, क्लियर है। 10.25 लीजिएगा, 3 साल के लिए बात करें तो 15.7625 होता है, ठीक है। और 10% की अगर 1 साल की बात करें तो 10% के 1 साल के 10% हो ही गया। 2 साल की बात करें तो क्या होगा 21%, 3 साल के बाद करें 33.1%, 4 साल के बाद करें 46.41%। तो इस तरह से थोड़ा सा सक्सेसिव को याद रखना पड़ेगा कुछ-कुछ पॉइंट, ठीक है। अच्छा हमें कैसे याद हुआ? डेली प्रैक्टिस से, डेली कराते हैं, डेली बताते हैं, हमको याद हो गया। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। आगे चले, चलिए। अच्छा 110.25 कहाँ से आया? भाई देखिए, अब 100% अपने आप में कोई चीज़ होता है। जैसे हम कहते थे कि बताइए कि 10% से 10% का लाभ हो रहा है, तो आप 110 कैसे कहते थे बताइए? कि सर 100 था अपने आप में 10% का लाभ 110 हो रहा है बताइए, है ना? तो यहाँ पर भी 10.25% हमारा जो है, क्या है? रेट है। तो इसमें अगर हम बात करें कि इतना से बढ़ रहा है, तो 100 अपने में था, अब 10.25 अभी हुआ, यानी कि 110.25% हो गया। बताइए, क्लियर है भाई? अगला, देखिए। जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% का लाभ कमाया जाता है, और जब 35% की छूट हो तो लाभ क्या होगा आपसे पूछ रहा है, पूर्णांतिम मान ज्ञात करें। यही तो है भाई खूबसूरती, ठीक है। एसएससी का यही खूबसूरती है सवाल का कि बड़ा मजा पूछता है, पूर्णांतिम मान का पूछे, शायद पॉइंट दे देगा, पॉइंट वैल्यू पूछेगा, नहीं तो आपको पूछ सकता है कि किसके सापेक्ष में आंसर है। मैंने कहने का मतलब कुछ आगे या पीछे हो सकता है, अप्रोक्सली पूछता है कितना हो सकता है, जैसे 8.66 हो गया, 9.66 हो गया, ठीक है, कुछ भी करके होगा तो आप बता सकते हैं कितना के लपेट में आंसर है, पूर्णांकित मान पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे, जब अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे रहा है कितना का, भाई अंकित मूल्य पर तो जरूरत ही नहीं है, डिस्काउंट अंकित मूल्य पर ही मिलता है, ठीक है। तो 25% की छूट दी जाती है। देखिए D1 हमारा क्या है, D1 हमारा है 25%, तो 25% का लाभ कमाया जाता है। जब 25% का छूट दे रहा है तो 25% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि P1 हमारा कितना हो जा रहा है, तो 25%। जैसे ही D1 25% है तो P1 क्या है, 25% है ना। अब कहता है भाई कि जब छूट 35 हो, यानी कि D2 हमारा अगर 35% हो, तो बताइए कि P2 कितना होगा। ये नहीं पूछ रहा है प्रॉफिट 2 कितना होगा, बस यही सवाल में दम, सवाल दम नहीं है। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है भाई, सीख लीजिएगा कि 100 प्लस प्रॉफिट 1 या लॉस 1 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस, माइनस कब लगेगा, जब लॉस होगा, प्लस कब हो, जब प्रॉफिट होगा, बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट टू लॉस टू बटा 100 माइनस डिस्काउंट 2%। ये प्रॉफिट है। अब तीन को कहेगा तीन को लेकर चलिए, चारों कहेगा चार को लेकर चलिए, बराबर में करते चल जाना है। चार को कहेगा तो क्या करेंगे, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 4 या लॉस 4%, और नीचे क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट 4%। इसी प्रकार से चल देना है। अब 100 प्लस क्या है, प्रॉफिट या लॉस है, तो 100 करेंगे, 100 करने की जरूरत ही नहीं है। 100 पहला बार 100 है, प्लस पहले प्रॉफिट आगे लॉस हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है 25 का, यानी कि 125। कितना हो गया, यानी कि 125 हो गया हमारा, बट अब क्या है सर कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट हमारा कितना पहला तो 25%, यानी कि 100 का 25% डिस्काउंट, यानी कितना हो जाएगा 75 में बेच रहा है, बराबर। दूसरा का बार क्या है सर कि 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट 2 पते ना है तो 100 प्लस प्रॉफिट 2 कर दो, बट डिस्काउंट 35%, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 65%। इतना सभी क्लियर है, बताइए बताइए। जब लाभ होगा तो जुटेगा, जब घटेगा, जब डिस्काउंट होगा तब घटेगा, यानी कि 25% का लाभ 125 में बेचे, 25% का लॉस 75 में बेचे। फिर देखें कि प्रॉफिट टू निकाला तो 100 प्लस प्रॉफिट टू लेकर रखती है, क्योंकि प्लस क्यों, जब प्रॉफिट की बात कर रहा है, लॉस रहता है लॉस कर देते हैं। यानी कि फिर कह रहा है कि जब 65%, 65 नहीं 35% जब डिस्काउंट हो जाए, तो 35% डिस्काउंट में कितना है 65 में बेच रहा है, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो परसेंट को तो मतलब है नहीं बनता भाई, यहाँ परसेंट को निगलेक्ट करते आए हम लोग, है ना। 25 पचे 125, 25 तिया 75, और यहाँ देखा जाए तो गुना हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 65 पचे कितना 50 25, और 6 पचे 30 और 2 32, 325 बराबर 300 प्लस 3p2। अभी तक 300 आएगा, यानी कि 25, 25 बराबर 3p, यानी कि p बराबर 25 बटा 3, काटेंगे कितना बराबर 8 की 24, 3 तिया 9, 8.33, 8.33 लगभग आने वाला है, यानी कि 8.33 किसके करीब है, तो 8 के करीब है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट उत्तर। क्योंकि हमसे पूछ रहा था क्या कि पूर्णांकित मान तक ज्ञात करना है, ठीक है। पॉइंट पूछता तो 8.33 सही आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 8.3333 आते रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आसान दशमलव है। तो हमारा 8.3 यानी कि 8% के नजदीक है, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। आगे चले, क्लियर है। अगला सवाल, चलिए बताइए। पढ़िए।
बताइए भाई, साउंड क्लियर है? चलिए, देखिए, आरंभ में सोहन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था, है ना? उसके बाद उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, जबकि उसकी वेतन में 20% की वृद्धि होती है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, जबकि उसके बचत में 20% की वृद्धि होती है। यदि सोहन का वर्तमान व्यय यानी खर्च 43-47 रुपया है, तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था? आपसे पूछ रहा है। चलिए, सोहन भाई साहब का अगर देखा जाए तो व्यय और बचत, सोहन जी, व्यय मीन्स क्या? एक्सपेंडिचर, और बचत मीन्स क्या? यानी कि सेविंग, ठीक है? और एक्सपेंडिचर हमारा कितना है भाई? व्यय 5:1 है हमारा, इसका रेशियो दिया 5:1 दिया हुआ है, ठीक है? अगर भाई साहब इसकी बात करें कि जब एक्सपेंडिचर हमारा 5 और सेविंग 1 है, तो इनका इनकम कितना हो जाएगा बताइए? तो इनकम भाई साहब का 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 अब 1 6 हो जाएगा हमारा। दिक्कत है यहाँ पे नहीं? चलिए, अच्छा, 5 है, 1 है, अगर इसको 5 के 500 कर दें और 100 को 100 कर दें और 6 को 600 कर दें, तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए सर, रेशियो में कुछ भी कीजिए, 5000 कीजिए, 10,000 कीजिए, 50 कीजिए, 10 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस सेम रहना चाहिए। 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर भी रहना चाहिए हमारा। क्लियर है ना? चलिए, अब क्या है सर कि देखिए, उसके वेतन में 25% की वृद्धि की बात कर रहा है। अब वेतन में 25% की वृद्धि करेंगे, यानी कि 600 में 25% की वृद्धि, तो 25 छक्का 150, यानी कि 750 हो जाएगा हमारा, है ना? फिर कह रहा है जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि। अब बचत यानी कि सेविंग कर रहा है, तो सेविंग में 20% की वृद्धि करेंगे, तो 20% की वृद्धि यानी कहने का मतलब क्या? 120 हो जाएगा हमारा, है ना? 120 हो जाएगा हमारा। फिर क्या है सर कि यदि सोहन का वर्तमान व्यय इतना रुपया है, तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था? चलिए, अब देखिए यहाँ पे, अगर देखिए, जब 500 रुपया था, जब उसका 600 रुपया इनकम था, तो 500 खर्च करता था, 100 बचाता था। अब उसका 750 इनकम है, 120 खर्च, 120 बचा रहा, तो खर्च कितना कर रहा था? 720 में से 750 में से 120 घटाएंगे, यानी कि देखा जाए तो 630 रुपया हमारा क्या आ रहा है भाई? तो 630 रुपया क्या आ रहा है हमारा? अभी एक्सपेंडिचर आ रहा है, ध्यान से बताइए। क्योंकि हमें पता है कि सर, एक्सपेंडिचर और सेविंग का योग जो हमारा होता है, वो इनकम के बराबर होता है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का योग हमारा इनकम के बराबर होता है। हमारा इनकम दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ, एक्सपेंडिचर नहीं निकालेंगे। इनकम में से क्या घटा लेंगे? इनकम में से हम सेविंग घटा लेंगे, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, है ना? यानी खर्चा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, सोहन का वर्तमान व्यय 43-47 रुपया है। वर्तमान व्यय अभी का व्यय कितना है सर? 43-47 रुपया है, और अभी का व्यय हमारा कितना आ रहा है भाई? 630 आ रहा है। अभी का खर्च कितना आ रहा है हमारा? 630 आ रहा है। सवाल में बोल रहा है कि तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था? प्रारंभिक वेतन कितना था? 600 था, यानी कि 600 का मान आपसे पूछ रहा है। चलिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 21 तिहाई 63, और यहाँ पे 20 तिहाई 60, 21 से काटिए तो 21 दूना के 42, और एक 14 आया, 21 सत्ते 47, यानी कि 27 दूना के 54, 540। ओहो, एक सेकंड, 21 एकम 21 दूना के 42 हुआ ना भाई? 21 दूना के 42 हुआ, यानी कि कितना आ गया? 147 है, जीरो बैठेगा। 21 दूना के 42 और जीरो, अब 21 सत्ते 147, अब गुणा कीजिए, तो जीरो 7 दूना के 14, यानी कि 4 लिख देंगे, और 2 दूना के 4, 41 40। अब 41 40 रुपया जो आ रहा है आपका, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट उत्तर। अब यहाँ पे देखिए, गलती क्या हुआ था भाई? जब भी किसी संख्या को 2 अंक से सीधे उड़ा दे रहे हैं, तो 2 अंक सीधे उड़ाइएगा तो भाई एक तो जीरो बैठाइएगा ना, बताइए। बिना जीरो बैठे कैसे होगा? 27 बार में कभी भी आप 21 से गुना कीजिएगा, 43-47 आएगा? नहीं आएगा। यानी कि 207 और कटेगा, 207 में गुना करना है 20 से, गुना कीजिए कितना आएगा? यानी कि 207 का दोगुना सीधे कीजिए, 414, 414 पे एक जीरो बैठा देना, है ना? जैसे जैसे कहा वैसे करते गए हम। अब यही 5 का सीधे आप निकालते, 1 का सीधे निकालते 20% थोड़ा मुश्किल होता है ना? निकल जाता थोड़ा मुश्किल होता। 6 का निकलते 25% थोड़ा मुश्किल होता। पॉइंट वाला वैल्यू से बचने के लिए हम क्या किए कि 500 600 मान लिए, है ना? अगला, आशा और भुवन बताइए, चलिए कीजिएगा। चलिए, आ गया आंसर? देखिए, आशा और भुवन एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे पहले दिन आशा से आरंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएंगे? वैकल्पिक दिन से समझ रहे हैं? वैकल्पिक दिन कहने का मतलब, जब एक दिन हमारे भाई साहब बहन साहिबा है ना, बहन है,
आशा नहीं रहेगी तो भाई साहब भुवन गायब रहेंगे। यानी कहने का मतलब पारा-पारी करके काम करेंगे, अल्टरनेट काम करेंगे, वही वैकल्पिक हो गया। अब स्टार्ट किससे कर रहा है, सिर्फ ध्यान यही देना है कि स्टार्ट हमसे आशा से हो रही है ना? चलिए आशा है भाई साहब, तो ए फॉर आशा और बी फॉर भुवन, है ना? आशा ये मीनिंग कि 6 दिन में काम कर रहा है और भुवन हमारा 9 दिन में। टोटल वर्क नहीं पता है, दोनों का एलसीएम लीजिए 18 हो जाएगा। 6 और 9 का एलसीएम 18, तो हमारा 18 टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये जो है 6 दिन में 18 काम करे तो 1 दिन में 3 काम, और हमारा भुवन है ना भाई, भुवन आशा हमारा 3 काम, और भुवन भाई जी जब 9 दिन में 18 काम कर रहे तो 1 दिन में 2 काम करेंगे, है ना? दोनों का क्या आ गया भाई, एफिशिएंसी आ गया, दोनों का एफिशिएंसी आ गया। अब दोनों का अगर टोटल बात करें तो कितना काम, अगर दोनों का टोटल काम करें तो कितना काम हो रहा है बताइए? तो दोनों काम मिल के कर रहे हैं 5 काम। अच्छा 5 काम जो हो रहा है तो कितना दिन में? तो वैकल्पिक हो रहा है ना, पहले आशा आ रही है तब भुवन आ रही है, पहले आशा आ रही है तब भुवन आ रही है। यानी कि आशा भुवन दोनों को मिला के कितना दिन काम हो रहा है? तो 2 दिन काम हो रहा है। अच्छा 2 दिन में कितना काम? तो 5 काम। 2 दिन में 5 काम, तो इसी प्रकार से 4 दिन में 10 काम, 6 दिन में 15 काम, ऐसे करते-करते हो जाएगा ना। तो यहाँ 3 से गुना करते हैं, हार्डली 3 दिन जोड़े काम चलेगा, तो 3 गुना के 6 दिन। अब 6 दिन में कितना काम? तो 15 काम। अब बताइए यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि 15 काम हो गया भाई, 15 काम हो गया, 18 काम में से तो बच गया कितना काम? तो 3 काम अभी भी बच रहा है। 3 काम हमारा अभी भी बच रहा है, 15 काम हो गया, 18 काम में से 3 काम अभी भी बच रहा है। सवाल क्या है, समझने वाली बात यही है कि जब आशा से स्टार्ट हुआ था तो भुवन पर लास्ट होगा, तभी तो 3 दू 5, 3 दू 5, 3 दू 5। अब जब भुवन पर स्टार्ट होगा तो फिर किससे स्टार्ट होगा? तो आशा से स्टार्ट होगा। जब भुवन पर समाप्त होगा तो स्टार्ट किससे होगा भाई? फिर आशा से स्टार्ट होगा। तो आशा की एफिशिएंसी कितना है बताइए? 3 है। अब 3 काम बच रहा है, तो 1 दिन में काम और कर देंगे 3 काम, 1 दिन में 3 काम, खत्म। तो बचा कितना? 1 दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ। अब टोटल पूछे कितना दिन लगा भाई? तो 6 और 1 7 दिन हमारा जो है टोटल काम करने में, यहाँ समाप्त करने में लगेगा, अगर वैकल्पिक दिन से करेंगे। आशा स्टार्ट करती है, ध्यान रखिए, जो स्टार्ट करती है तो लास्ट उसके दूसरा पे होगा, है ना? अगला चलिए बताइए, बताइए कितने आंसर होगा? ट्राई कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे, यदि x प्लस वाई बराबर 14 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 42 एक्स वाई का मान आपसे पूछ रहा है ना? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 42 एक्स वाई का मान आपसे पूछ रहा है, बताइए। अब जैसे यहाँ सवाल को ढंग से देखिएगा भाई, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 42 एक्स वाई, हमसे इससे मतलब नहीं है, बस इससे पकड़े कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान पूछ रहा है। जब भी क्यू का मान पूछ रहा है तो कोशिश कीजिए कि जो फॉर्म दिया हो हमारा उसको क्यू में करने के लिए, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 14 है। अगर दोनों साइड क्यू करते हैं तो एक्स प्लस वाई का होल क्यू बराबर 14 का क्यू। अब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी बराबर 14 का क्यू कितना हो जाएगा भाई? 14 क्यू होता है 27 44, है ना? तो आपको कम से कम 20 तक क्यू याद रखना चाहिए और 50 तक स्क्वायर रखना चाहिए, तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो 14 क्यू कितना हो गया भाई? तो हमारा हो गया 27 44। अब यहाँ देखा जाए तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं भाई, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स वाई का मान कितना है? तो एक्स प्लस वाई का मान हमारा कितना है? तो 14 है। अगर 3 गुने एक्स वाई का मान 14 का रखते हैं हम, ये वाला, तो हमारा 14 रख दिए बराबर 27 44, है ना? यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 14 तिया 42 एक्स वाई, ठीक है, बराबर हमारा मान किससे पूछ रहा है? इसी से पूछ रहा था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 42 एक्स वाई हो गया हमारा, 14 तिया 42 एक्स वाई, यानी कि 27 44। देखिए अब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 42 एक्स वाई का मान पूछ रहा था, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 42 एक्स वाई का मान हमारा आ गया कितना? 27 44। तो 27 44 जो है हमारा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग 23 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 5√7 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए आप। चलिए अब घन के विकर्ण, घनाभ के विकर्ण की बात कर रहा है भाई, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है सर कि एल प्लस बी प्लस एच हमारा कितना है भाई? 23, क्या है भाई? तो दिया हुआ है ना? इसका विकर्ण कितना है? विकर्ण हमारा डायगोनल कितना है भाई? डायगोनल हमारा कितना है? डायगोनल है 5√7, ठीक है, डायगोनल में कितना है? 5√7 है, हमारा विकर्ण दिया हुआ है। अच्छा विकर्ण, अगर घनाभ के विकर्ण से चलते हैं हम, घनाभ का विकर्ण से,
घनाभ का विकर्ण क्या होता है? तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इन होता है। घनाभ के विकर्ण कितना दिया हुआ है? तो 5√7 दिया हुआ है, तो 5√7 दिया हुआ है हमारा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी कि अगर हम यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अगर हम रूट हटाते तो इधर क्या देगा? स्क्वायर दे देगा। रूट हटाते हैं तो क्या देगा भाई? स्क्वायर दे देगा। चलिए इसको रूट अगर हम हटाते हैं, रूट हटाते तो यहाँ क्या देगा हमारा? स्क्वायर दे देगा, है ना। यहाँ क्या स्क्वायर दे देगा। स्क्वायर की जगह 50 25 सत्ते 175, 175 बराबर क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। मान लीजिए कोई इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन क्या हमारा 2 आ गया। अब 1 और 2 से चलेंगे तो बताइए कि हमारा अगर बात करते हैं कि एल प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर से चलते हैं तो क्या आएगा? एल प्लस बी प्लस एच कितना है हमारा? एल प्लस बी 23 है, यानी कि 23 का स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं ना होगा। अब एल प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर पर क्या हो जाएगा? तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, है ना, बराबर 23 के स्क्वायर कितना होता है भाई? तो 529 होता है। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? बताइए। हम क्या चले भाई साहब? हम चले अपना मन से एल प्लस बी प्लस होल एच के होल स्क्वायर से चले, तो हम चलते हैं अगर तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2bc प्लस 2ac होता है, तो 2 कॉमन ले लिया हम यहाँ पे, तो 23 के स्क्वायर कितना? 529 होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एच एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना है हमारा? तो हमारा दिया हुआ है कितना सर? 175 दिया हुआ है। यानी कि 175 प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर कितना है सर? तो 529, 529। अगर हम 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच की बात करें तो कितना हो जाएगा? 529 माइनस 175, घटाएंगे तो 4 आएगा, 12 में 7 गया, 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 354। यानी कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच कितना आ गया हमारा? तो 354 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर 354 जो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली द करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्र, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है? तो 2 इंटू लंबाई 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, हमारा मान भी आ गया इसी का, तो 354 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे यहाँ से डायरेक्ट, है ना। ठीक है, बढ़िया सवाल था, जबरदस्त सवाल था। ध्यान नहीं देना है, जब भी आपका मेंस्ट्रुएशन का सवाल है भाई, तो जो दिया हुआ है उसी से चलिए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब उसी से चले हम, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आया, अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान आया, तो कहीं ना कहीं तो हमको इसको यूज करना होगा ना, कहीं ना कहीं तो यूज करना होगा। तो देखिए तो यूज कब होगा? जब स्क्वायर करेंगे तभी यूज होगा, तो स्क्वायर कर दिए हम। चलिए अगला सवाल देखिए। यदि एक आयतन की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः, आयत होगा यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले आयत कीजिए, आयत में, ठीक है। चलिए, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन के क्षेत्रफल में कितने पर? ओहो हद है भाई। चलिए यहाँ भी मिस्टेक हो गया। चलिए, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि हो तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब सबसे पहले देखा जाए तो अगर इसको बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से भी मस्ट अप्रोच है, और इसको शॉर्ट से करना चाहे शॉर्ट से भी जबरदस्त तरीका है। अब इस 15% 20% का हमेशा वृद्धि कर रहा है तो सक्सेसिव इंक्रीज लगा दीजिए, तो एक बार जोड़ेंगे तो 15 20 35 और प्लस गुना कीजिएगा तो 15 दुना के 300। अब 300/100 होगा तो दो जो से दो जीरो कटेगा, यानी कि 35 और 3 38%। आप चाहेंगे तो 38%, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट उत्तर कर सकते हैं सीधा एक लाइन में सक्सेसिव लगा के, ठीक है। 20 15 35 और 15 दुना के 30, यानी कि 300/100 काटेगा 3 आएगा हमारा, तो 3 में 35 जोड़ेंगे कितना है? 38 आएगा। आप एक लाइन में कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास क्या है भाई? तो रेशियो मेथड है। अब 15% है तो 15% का क्या होता है? 3/20 होता है ना। और हमारा 20% का क्या होता है? 20% का होता है 1/5 होता है, यानी कि 20 से 23 गए और 5 से 6 गए, है ना, 5 से 6 गए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20 बचे 100, और यहाँ देखा जाए तो 23 छक्का 36 18 के 8 17 के 12 13 138, है ना। अब 138 हमारा 100 से होने के 38 का क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज हो रहा है। 38 का इंक्रीज 100 पे, यानी कि 38% जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। सक्सेसिव बाबू देखिए, सक्सेसिव क्या होता है? कहने का मतलब सक्सेसिव होता है क्या कि ए
प्लस बी प्लस ए बी गुने 100, है ना। अच्छा ए का मान हमारा 15 है तो 15 रखिए, प्लस 20 रखें, 20, बी का मान हमारा 20 हो गया, प्लस ए गुने बी यानी कि 15 गुने बी बट्टा 100। क्लियर है, बताइए। यहाँ करेंगे तो 15 20 कितना आ गया, 35 आ गया, 35 प्लस, अब यहाँ काटिएगा, यहाँ पे देखिए 15 गुना का 300 होगा, 300 में 100 से काटेगा तो 3 आएगा भाई, तो 35 और 3 कितना आ गया 38%। तो ये हमारा सक्सेसिव हुआ, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, एक बार जोड़ देना, एक बार गुना करके 100 से डिवाइड कर देना, है ना। अगला देखिए, सुनीला अपनी यात्री के पहले 75 किलोमीटर से 45 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से कार चलाती है। 75 किलोमीटर जो है हमारा 45 किलोमीटर पर घंटे की औसत से कार चलाती है। उसके बाद शेष 45 किलोमीटर यात्रा में वह 70 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से कार चलाती है। यदि सुनीला यात्रा के दौरान कहीं भी नहीं रुकी है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे 75 किलोमीटर डिस्टेंस हमारा है, एवरेज हमसे पूछ रहा है भाई एवरेज स्पीड क्या होगा। अब एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यही होता है हमारा। क्या होता है एवरेज स्पीड का हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारा होता है, क्या बोले सर, टोटल डिस्टेंस पता टोटल टाइम। अच्छा टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 75 पहला बार और दूसरा बार कितना, तो 45, तो 75 45 कितना हो गया 120 किलोमीटर हमारा जो है टोटल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस हमारा निकल गया आराम से कि 75 किलोमीटर और 45 किलोमीटर कितना आ गया 120 किलोमीटर। अब अगर बात करें कि सर टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम के लिए क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है क्या, डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी कि दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। अब समय निकाला दूरी बटा चाल, अगर पहला बार निकाले तो 75 किलोमीटर जो हमारा दूरी था वो कितना में तय करा, तो 45 की रफ्तार से, है ना। तो काटेंगे इसको अगर हम, अच्छा ये तो पहला हो गया, दूसरा को किसी में ऐड कर लेते हैं। दूसरा क्या है सर कि 45 किलोमीटर जो हमारा है, 45 किलोमीटर जो हमारा है 70 के स्पीड से, 70 के स्पीड से, है ना। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 15 तिहाई 15 पचे 75, 15 तिहाई 45, और यहाँ काटिए तो 15 9 पचे 45 और 14 पचे 70, तो 5/3 प्लस 9/14 इन होगा, बताइए। ठीक है 15 पचे 75, 15 तिहाई 45, अगर इधर काटते हैं तो 9 पचे 45, 5 से 14 पचे 70, यानी कि 3 यहाँ आ गया, और यहाँ हमारा कितना आ गया भाई 14 आ गया, है ना। कहाँ दिक्कत हो रहा है भाई, मेरे कुछ डाटा मिस्टेक लग रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड हम देख लेते हैं, हो सकता है डाटा कहीं मिस हो सकता है ना। तो अगर पूरा काम भी कर दे और डाटा भी मिस्टेक हमारा आ जाए तो कोई फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है ना। तो 75, अच्छा टाइमिंग कितना था, टाइमिंग हमारा है 75 45 और 45 70, है ना। तो देख लेते हैं, अच्छा ठीक है 75 बट्टा क्या हो गया हमारा 45 की रफ्तार से, और हमारा जो दूसरा का था तो 45 जो हमारा हो गया वो 70 की रफ्तार से। 9 पचे 45 और 14 पचे 70 और 15 पचे 75 और 15 तिया 45, 5/3। अच्छा देखते हैं यहाँ पे आप गुना कीजिए, तो अगर इसे एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम 42 हो गया, ठीक है ना। एलसीएम कितना गया 42 हो गया। अब 42 हो गया तो इसको 14 पचे 70 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 14 42 यानी कि 9 तिया 27, यहाँ करेंगे तो 97 बटा क्या आ रहा है 42 आ रहा है, 97 बटा 42 आ रहा है, क्या आ गया हमारा टाइम आ गया, टाइम आ गया। अब 47 बटा 42 हो गया। एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम, अगर डिस्टेंस टोटल हमारा कितना है भाई 120 है, 120 हमारा डिस्टेंस है, और टाइम कितना है भाई 97/12 आया, ठीक है देख लेते हैं 97/12 आया। अब 12 कहाँ भाई ऊपर चल जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। अब 12 ऊपर आ जाएगा तो नीचे से 12 कहानी खत्म करो। अब कितना गया इसको देखिए 120 गुने 12/97, 120 गुने 12/97 अगर देखा जाए तो हमें नीचे क्या है सर 97 है, जो कि 97 एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। टोटल कैलकुलेशन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, पूरा कैलकुलेशन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे ही देखिए कि सर 97 हमारा क्या है सर, जैसे ही देखिए कि 97 हमारा आ रहा है बेस में, तो बेस वैल्यू यहाँ देखिए 97 कहाँ है, यहाँ है, तो 97 इसी आंसर हो जाएगा आपका। और चाहे तो आप गुना करके भाग करके कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है, झूठे का टाइम लग जाएगा। अब जैसे ही देखिए कि सर 97 एक ही में आ रहा है, एक ही का हर में 47 हमारा है 97 है, तो क्यों इसे करना जाए।
है ना? समझ रहे बात ना? क्लियर। चलिए, उम्मीद है समझे होंगे। यदि ए रेशियो बी 2 रेशियो 3 है और बी रेशियो सी जो हमारा है 6 रेशियो 8 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछ रहा है। चलिए, ए बी रेशियो कितना है सर? ए रेशियो बी हमारा है सर 2 अनुपात 3 है। ठीक है, अब सवाल क्या लिखना है भाई साहब? सवाल तो लिखा हुआ है सवाल में, सीधा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछ रहा है। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछ रहा है। ए बी कितना है सर? 2 3 और बीसी कितना है सर? हमारा बीसी है 6 और 8। क्या बताएं सर कि यहाँ जो मान आएगा इसके बगल वाला 3 आ जाएगा, यहाँ जो मान आएगा इसके बगल वाला 6 आ जाएगा, है ना? अब देखिए, सीधा समझना है, जब भी आपको ऐसा लगे तो इसको दोगुना करने का फेर में नहीं रहना है। सीधा क्या करना है कि इसके बगल वाला इसके मान हो जाएगा, इसके बगल वाला इसका मान हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 6 था, 6 मान हो गया, यहाँ पे 3 है, 3 हो जाएगा, है ना? अब 6 दुना के 12 और 6 तेरी 18 और 18 की 24। 6 दुना के 12, 6 तेरी 18, 6 चौका 24, यानी कि 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाएगा। 2 अनुपात 3 अनुपात 4 जो है A4, क्या बताइए? ठीक है, क्लियर आंसर हो जाएगा आपका ये, है ना? 2 3 4। अगला देखिए, कीजिएगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। देखिए भाई, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 60,000 रुपया है। दुकानदार पूर्ण नगद भुगतान करने पर 12,000 की सीधी छूट देता है। इसके अलावा वह अपने नियमित ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। एक नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर की लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? अब जितना ये देखने में लेंथी सवाल लग रहा है ना भाई, उतने वो सिंपल सवाल है। देखिए, अब अंकित मूल्य कितना है? 60,000 है, यानी कि मार्क प्राइस जो हमारा है, मार्क प्राइस हमारा है कितना है भाई? 60,000 है ना? 60,000 रुपया है। अब बोल रहा है भाई कि जब ये नगद भुगतान करने पर 12,000 का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है? नगद भुगतान करने पर 12,000 का डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा, अतिरिक्त छूट प्रदान कितना कर रहा है? 5% का। एक नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान पड़ेगा? सबसे पहले तो नगद भुगतान करेगा, तो नगद भुगतान वाला कितना? 12,000 का डिस्काउंट। अब इसको 12,000 के डिस्काउंट पे बेचेगा भाई। अच्छा, इसको 12,000 के डिस्काउंट पे बेचेगा तो कितना बेचेगा भाई? तो देखा जाए सर 48,000 में बेचेगा, 48,000 में बेचेगा। 48,000 में क्या बेचेगा? एस बेचेगा, एसपी हमारा हो गया। ये क्या हो गया? डिस्काउंट हमारा दे रहा है, ठीक है? 60,000 पे 12,000 का डिस्काउंट कब दे रहा है? जब वो नगद भुगतान कर रहा है। उसके बाद आगे पढ़िए कि वो नियमित ग्राहक को उसके अलावा ये तो डिस्काउंट दे रहा है। अब नियमित ग्राहक को 5% क्या अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है? 5% का अंकित मूल्य पर और छूट दे रहा है। सवाल पूछा कि रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान कर रहा है? नियमित आदमी को, नियमित आदमी को या नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? यानी कि 5% का और डिस्काउंट देगा हम एमपी पे। अब 5% का डिस्काउंट एमपी पर देंगे तो कितना होगा? तो 5% डिस्काउंट एमपी पे दीजिए, तो 6 5 3 यानी कि 3,000 का डिस्काउंट। अब 3,000 का डिस्काउंट और दीजिए हमारा, तो पहले बेचा था 48,000 में, 3,000 का डिस्काउंट अब यानी कि 45,000 में बेचेंगे। तो 45,000 में बेच रहे हैं, तो हमसे पूछ क्या रहा है ग्राहक के लिए कितना भुगतान पड़ेगा? कि ग्राहक को 45,000 रुपया डिस्काउंट जो हमारा करके पड़ेगा, सामान रेफ्रिजरेटर का कीमत पड़ेगा। यानी कि 45,000 रुपया जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पहले भाई समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि 60,000 जब अंकित मूल्य है, तो भुगतान करने के लिए नगद जो भुगतान करेगा उसको 12,000 का डिस्काउंट दे रहा है। अब 60,000 के सामान पे 12,000 का डिस्काउंट यानी कि 48,000 सेलिंग प्राइस हो गया। 48,000 सेलिंग प्राइस तो हो गया, किसके लिए है भाई? नगद भुगतान करने के लिए। लेकिन बोल रहा है कि जो नियमित ग्राहक है, हो सकता है जो कंटिन्यू होगा ग्राहक उनके लिए होगा, उनके लिए अंकित मूल्य पर 5% के और डिस्काउंट दे रहा है। अब अंकित मूल्य कितना हमारा? 60,000 है। 60,000 का 5% निकालेंगे कितना का? 3,000 आएगा, यानी कि 3,000 का और डिस्काउंट। यानी कहने का मतलब टोटल डिस्काउंट कितना पड़ गया भाई? तो पहले 12,000 नगद के लिए और नियमित के लिए 3,000 और, यानी कि 12 और 3 15,000 का डिस्काउंट टोटल पड़ गया। अब 15,000 का डिस्काउंट कीजिएगा 60,000 में से, तो कितना में सामान पड़ेगा? 45,000 पड़ेगा, है ना? चलिए, अगला देखिए यहाँ पे, एक किराना व्यापारी को क्रमशः 15 रुपया और 20 रुपया प्रति किग्रा की दाल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि ताकि 18 रुपया प्रति किग्रा का मिश्रण प्राप्त हो? यानी कहने का मतलब है कि दो प्रकार के दाल है, ठीक है? दुकानदार के पास दो प्रकार के क्या है? दाल है हमारा। एक थोड़ा बढ़िया किस्म का है जिसका दाम कितना है भाई? तो 24 रुपए है ना? कितना है? 15 रुपए पर केजी है। थोड़ा खराब किस्म का है 15 रुपए। अब जो खराब किस्म का होगा उसका दाम कम होबे करेगा, और जो थोड़ा बढ़िया किस्म का है उसका दाम कितना है? 20 रुपए है। 20 रुपए पर केजी है। बोला कि दोनों का मिला के किस अनुपात में मिला है ना,
कि उसको अगर बेचे हम तो 18 रुपए पर केजी तक हमारा लाभ मिल जाए, बेच के जाए, बिक जाए सामान। यानी खराब और बढ़िया को मिलेगा तो मीडियम में बिक जाएगा। वही रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। अब जैसे ही ऐसे पूछता है भाई तो 15 रुपए पर केजी वाले सामान को 20 रुपए पर केजी वाला में किस अनुपात में मिला है कि वो 18 रुपए पर केजी हमारा मिल जाए। अब रुपए पर केजी लिखे चाहे ना कि लिखे बात बराबर है। यहाँ भी अब 20 में से 18 कितना भाई 2 आया और यहाँ गया तो कितना आया हमारा 3 आया। यानी कि 2 अनुपात जो 3 आया हमारा यही रेशियो आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी बीच वाला वैल्यू बचे कि इतना में बेचे तो हमेशा बीच में रखना है। यानी कि जब भी एलिगेशन लगे तो बीच वाला वैल्यू इससे एक से छोटा एक से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि बीच वाला वैल्यू हमारा जो बीच में हमेशा रहना चाहिए, यही हमारा एलिगेशन का ट्रिक होता है। जो रेशियो आएगा यही हमारा केजी का रेशियो आ जाएगा हमेशा, ठीक है। चलिए अगला, अब लास्ट सवाल देखिए। सवाल है प्रथम 43 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। प्रथम 43 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा बताइए, आपसे सवाल पूछ रहा है, बताइए भाई। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, उम्मीद है सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए भाई, प्रथम 43 प्राकृत संख्या क्या होता है बताइए। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 1 2 3 4 ऐसे करते 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 कहाँ तक भाई, तो 43 तक, है ना। 43 तक जाएंगे हम, या 42 43 भी लिख लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 42 43 तक जाएंगे, यानी कि 43 तक संख्या में लिख लिए। अब पूछ क्या रहे इससे औसत क्या होगा। अब जब भी ऐसा संख्या जो लास्ट में पता हो हमें फर्स्ट ही पता हो, चाहे वो 100 तक पूछे चाहे 200 तक पूछे, तो क्या करना है, जब भी इसका एवरेज निकालिएगा तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2। अब फर्स्ट टर्म कितना है सर, 1 है, 1 प्लस लास्ट टर्म कितना 43 है, प्लस 43 बट्टा 2। अब 43 से कितना होगा 44 बट्टा 2 करेंगे कितना आएगा हमारा 22 आ गया। यानी कि 22 जो आएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट उत्तर। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे भी कीजिए, चाहे 42 में आप 2 को जोड़िए, चाहे 41 में 3 को जोड़िए, ऐसे भी कर सकते हैं। अब 42 में 2 को जोड़िए कितना आएगा 44 आएगा, 44 में 2 से भाग दीजिए 22 आएगा। यानी किसी भी तरह से कीजिएगा आप हो जाएगा। तो क्या करना, फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम जो हमारा टर्म रहेगा लास्ट टर्म हमारा रहेगा उसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, ठीक है। पहला पद प्लस लास्ट पद बट्टा 2, क्योंकि दुए गुण हम ऊपर ले रहे हैं भाई, ऊपर तो दुए को ले रहे हैं, पहला और दूसरा ले रहे हैं, है ना। इस प्रकार से आप एवरेज निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। चलिए तो पूरा के पूरा आज का जो हमारा एमटीएस जो हमारा मॉक टेस्ट 12 था, टोटल का टोटल पूरा खत्म हो गया ना। बारूद सवाल था आज, बारूद एकदम प्रैक्टिस हुआ है ना। चलिए तो इसी प्रकार से धुआंधार प्रैक्टिस आपके लिए डेली आते रहेगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पढ़ाई मिलने वाला है आपको, कोई कमी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चाहे फाउंडेशन है चाहे मॉक टेस्ट है। अब मॉक टेस्ट का लेवल देख ही रहे हो कैसा मॉक टेस्ट लग रहा है आपको बीच, है ना। तो प्लेटफॉर्म पे और आपका क्या है, एक्सपीरियंस पे नहीं जाना है, एक्सपेरिमेंट पे जाना है। और प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, क्वालिटी पे जाना है, क्या मिल रहा है हमको, है ना। जहां क्वालिटी मिले आप वही तैयारी कीजिए, जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। और सभी के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि सभी विद्यार्थी के पास पहुंच जाए, है ना। कम से कम एक बार आप लोग प्यार हमको दीजिए ताकि मोटिवेट मिले हमें भी, ठीक है। तो आपके लिए प्यार हमारे लिए क्या हो गया भाई, यही ना कि हाँ कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई भाई आप लाइक कर दिए हमारा, मान लिए, ठीक है। आप लाइक किए तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा भाई ये हो गया, है ना, डोले सोले बढ़ गया है सब, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, बस लाइव किए बोलो, मोटिवेट थोड़ा मिल जाता है हमें, ठीक है। मोटिवेट मिल जाते हैं हम, मोटिवेटेड हो जाते हैं थोड़ा, तो पढ़ाने का और दिल करता है ना। तो आपके लिए और बढ़िया बढ़िया अप्रोच लेकर आएंगे, डेली तो नहीं रहे ना, डेली नहीं रहे। आप कोशिश क्या कर रहे हैं हम कि आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा दें, है ना। उधर चैप्टर वाइज होगा सुबह वाला बैच में 10 बजे वाला में, जिसमें आपका सीएचएस चलता था, और 7 बजे वाला में डेली मिक्स परीक्षा चलेगा, ठीक है ना। मिक्स आपका क्वेश्चन करने से क्या होता है कि एनर्जी आता है आपके बीच कि हम ऐसा सवाल कर सकते हैं, ठीक। तो विशेष बात कल करते हैं, फिर आपको मिलते हैं 7 PM पर, और चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।